नमस्ते। त्योहारों के सीज़न स्टार्ट होने से पहले ही बाज़ार में एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखने लगा है। 25,300 के आसपास का बाज़ार का क्लोजिंग रहा है और अगले 3-4 महीने पूरे त्योहारों के सीज़न रहेंगे। पहले नवरात्रि आएगी, फिर दशहरा, फिर दिवाली, फिर वो क्रिसमस तक और न्यू ईयर तक वो पॉजिटिव जो वाइब्स रहती हैं, फेस्टिव सीज़न रहता है, वो चलता रहेगा। और इस साल में बहुत सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स भी रहे हैं। बजट में इनकम टैक्स कट देखने मिला। आरबीआई ने कंटिन्यूसली रेट कट्स करे, ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट के रेट कट करे। सीआरआर में भी 100 बेसिस पॉइंट का कट किया। इसके अलावा अभी जो जीएसटी कट देखने मिला है वो 22 सितंबर से लागू होगा। तो ये सारा पॉजिटिव जो न्यूज़ है वो धीरे धीरे कंपनियों के सेल्स में, उनके मुनाफों में, उनके नतीजों में दिखना चालू होना चाहिए। और ग्लोबल फ्रंट की बात करूँ तो काफ़ी सारा अनसर्टनटी रहा। टैरिफ्स लग गए, पहले 25%, फिर तुरंत बढ़ा के 50% कर दिए। फिर इंडिया और यूएस के बीच में बहुत सारी तू मैं चली। अब यूएस का स्टैंड थोड़ा सा दिखाने के लिए नरम हुआ है, बातें हो रही हैं कि ट्रेड डील्स होगा वगैरह। लेकिन कल यानी शुक्रवार रात को ही यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने H1B वीज़ा, जो यूएस में जनरली लोग नौकरी करने जाते हैं वो अप्लाई करते हैं, उस पर एक बहुत बड़ा $1 लाख का फ़ीस लगा दिया सालाना। तो इसकी वजह से सोमवार को हो सकता है आईटी स्टॉक्स में एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट दिखे। लेकिन डोमेस्टिक स्टॉक्स और डोमेस्टिक कंपनीज में पॉजिटिव मोमेंटम बना रह सकता है। तो ऐसे माहौल में जबकि हमारा शेयर बाज़ार ऑल टाइम हाई से हार्डली 1,001 पॉइंट की दूरी पे है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है हम लोग, तो ऐसे कोई लार्ज कैप स्टॉक्स हैं जो कि अंडर वैल्यूड लग रहे हो या सस्ते दामों पे मिल रहे हो। क्योंकि मेजॉरिटी लोगों से यही सुनने मिलता है कि शेयर बाज़ार काफ़ी महंगा हो रखा है, वैल्यूएशंस पिकअप नहीं हुए हैं, पी मल्टीपल्स काफ़ी ज़्यादा पे ट्रेड कर रहे हैं हम लोग हिस्ट्री के हिसाब से। तो मैं इस वीडियो में आपको 3 ऐसे लार्ज कैप स्टॉक्स बताने वाला हूं जो कि अपने हिस्टोरिकल एवरेजेस से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो देखिए, एक बात तो बहुत ही सरल समझने के लिए है कि शेयर्स किसी भी कंपनी के तभी डिस्काउंट या अंडर वैल्यू ट्रेड करते हैं जब उनमें कोई ना कोई ख़राब न्यूज़ चल रही हो या वो सेक्टर ट्रेंड में ना हो, राइट। अगर किसी कंपनी के रिलेटेड सब कुछ ही अच्छा चल रहा हो, अगर उनके रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आ रहे हों, सेक्टर भी बहुत ट्रेंड में हो, तो आपको वो स्टॉक्स चीप क्यों मिलेंगे, राइट। तो इस वीडियो में भी मैं आपको 3 ऐसे स्टॉक्स कवर करने वाला हूं जो काफ़ी आउट ऑफ ट्रेंड चल रहे थे, उनमें कोई दिक्कतें भी चल रही थी, लेकिन वो दिक्कतें धीरे धीरे दूर हुई हैं और आने वाले 1-2 साल में ये इंडेक्स को आउट परफॉर्म करने की काफ़ी ज़्यादा क्षमता रखते हैं। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि हर एक कंपनी में क्या दिक्कतें थी, उसकी क्या सिचुएशन है आज की डेट में, और क्यों ये आने वाले समय में आउट परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टॉक इस लिस्ट में है जो कि अपने हिस्टोरिकल एवरेजेस से नीचे चल रहा है वो है HDFC बैंक। तो HDFC बैंक के बारे में और उसका जो बिज़नेस करती है उसके बारे में तो मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता ही होगा। भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की बैंक है और पिछले 20-25-30 सालों का बहुत ही अच्छा सुनहरा इतिहास रहा है। छोटी बैंक से लेके इतनी बड़ी बैंक बनी है। कॉरपोरेट गवर्नेंस के मामले में बहुत बढ़िया रही है। FPIs की बहुत बड़ी फेवरेट रही है। अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही शानदार रिटर्न्स बना के दिए हैं इसने पिछले 2.5-3 दशक में। तो बैंक के बहुत ज़्यादा बिजनेस ऑपरेशंस के बारे में तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बैंक में पिछले 5 साल में अंडर परफॉर्मेंस रही है। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि उसके पीछे का मेन कारण क्या है। तो सबसे पहला जो मेन कारण था वो था कि वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे हो रखे थे HDFC बैंक के। तो अगर हम बैंक का हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस देखेंगे, प्राइस टू बुक रेशियो देखेंगे, तो ऑलमोस्ट जून 2019 आते आते बैंक 5.8 टाइम्स अपने बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रही थी, जो कि किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए
स्पेशली जो कि 20-25% के आसपास पे ग्रो कर रही है, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशंस माना जाता है। जनरली 3.54 टाइम्स बुक वैल्यू फिर भी ओके माना जाता है अगर बहुत ही बुलिश फेस चल रहा है, लेकिन बैंक का वैल्यूएशन बहुत आगे भाग चुका था। दूसरा मेन कारण था कि मर्जर हुआ HDFC और HDFC बैंक के बीच में, और दोनों ही इतने बड़े इंस्टीट्यूट्स थे, उनके बीच में जब मर्जर हुआ तो ऑब्वियसली ऑपरेशंस, मैनेजमेंट का बैंडविड्थ, वो सब का मेहनत उस मर्जर और उससे जो सिनर्जी निकलने हैं उस पर फोकस करने में चला गया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई कि मर्जर की वजह से कंपनी का जो क्रेडिट टू डेबिट रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, या क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो भी कहा जाता है। मतलब 110-115% पे चला गया था, जो कि अगर बैंक के पास मान लो 100 रुपये के डिपॉजिट्स मिले हैं, उसके बदले बैंक 110 रुपये, 115 रुपये लोन पे उन्होंने दे रखे थे, जो कि बिल्कुल भी हेल्दी रेशियो नहीं है, RBI के गाइडलाइंस के हिसाब से भी नहीं है। तो बैंक को उसकी वजह से अपना लोन ग्रोथ स्लो डाउन करना पड़ा ताकि वो रेशियो कंट्रोल में आए। तो अभी लास्ट क्वार्टर के जो नतीजे आए हैं उसमें बैंक अपना क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो 90 के आसपास तक लेके आई है, और उनका टारगेट है कि अगले 2-3 साल में उसको 80% के आसपास लेके आना है। तो वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जिसकी वजह से लोन ग्रोथ पे और प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट हुआ था HDFC बैंक के। लेकिन ये सारे फैक्टर्स, ये सारे जो नेगेटिव फैक्टर्स थे वो अब धीरे धीरे हट रहे हैं, और बैंक फिर से अपने हाई ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे लौटने के लिए तैयार है। हो सकता है अगले 1-2 क्वार्टर भी थोड़े से नरम रहे, लेकिन उसके बाद बैंक तेज़ी से रफ्तार पकड़ सकता है। अब हम वैल्यूएशंस पे देखते हैं। तो अगर हम हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस देखें तो 10 साल का अगर प्राइस टू बुक देखें तो जनरली बैंक 3.8 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड करती है 10 साल का एवरेज के हिसाब से, जबकि अभी का हम लोग देखें तो 2.8 टाइम्स प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रही है, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे बैंक ट्रेड कर रही है एज़ कम्पेयर टू उसका 10 साल का एवरेज। अगर हम प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखें तो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है। तो अगर मीडियन पी की बात करें तो बैंक का मीडियन पी 24.5 के आसपास या 24 के आसपास रहता है, लेकिन अभी के डेट में बैंक 21 के पी के रेशियो पे ट्रेड कर रही है। तो वैल्यूएशंस वाइज जो उनका हिस्टोरिकल एवरेज रहा है उससे काफ़ी डिस्काउंट में ट्रेड कर रही है, और उसके जायज़ कारण थे जो मैंने अभी बताए, और वो भी दिख रहा है कि धीरे धीरे वो जो दिक्कतें थी वो दूर होने वाली हैं। और ऐसा तो है नहीं कि बैंक में कोई कॉरपोरेट गवर्नेंस इश्यूज़ हैं, कोई फ्रॉड्स हो रहे हैं। कितने सारे दूसरे छोटे छोटे बैंक्स में कुछ ना कुछ इश्यू आते रहते हैं, जैसे RBL बैंक में आया, येस बैंक में आया, इंडसइंड बैंक में आया। HDFC बैंक में कभी कोई इतना कोई मेजर इशू नहीं आया। तो ऐसा भी नहीं है कि बैंक बंद हो जाएगी या कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। लेकिन ये चीप वैल्यूएशन में इसीलिए अवेलेबल है बिकॉज जो बड़े मेजर इन्वेस्टर्स हैं वो आज की डेट में जो हाई ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं, जो आज की डेट में बहुत अच्छा 15-20-25% उससे ज़्यादा का ग्रोथ डिलीवर कर रहे हैं, उस पर पैसा डिप्लॉय करके रखे हैं, इसलिए ये बैंक्स को इग्नोर कर रहे हैं। और इसकी वजह से HDFC बैंक इतने सस्ते वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है एज़ कम्पेयर टू इट्स 10 ईयर्स का हिस्टोरिकल एवरेज। तो जो भी ऐसे पेशेंट इन्वेस्टर्स हैं जो कि वैल्यू ढूंढते हैं, जो कि देखते हैं, फाइंड करते हैं कि कौन से स्टॉक्स अंडर वैल्यूड हैं, आउट ऑफ ट्रेंड हैं, और अगले 1-2 साल में निफ्टी को बीट करने के मादा रखते हैं, उनमें से HDFC बैंक एक डेफिनेट नाम है। बहुत ही सेफ नेम है। ज़्यादा कुछ नहीं तो आपका पैसा भी सेफ रहेगा। अगर कोई बेयर मार्केट करेक्शन आ गया, कुछ बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ आ गया, तो भी HDFC ऐसा बैंक है जिसमें आपका पैसा सेफ रहेगा। तो मेरे हिसाब से इसमें निवेश करने के बारे में अवश्य सोच सकते हैं। अगले 1-2-3 साल में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स
15-20% कैगर रिटर्न, शायद उससे भी ज़्यादा रिटर्न्स बनाने की क्षमता HDFC बैंक का स्टॉक रखता है। अब चलते हैं दूसरे नाम की तरफ, जो कि है कोटक महिंद्रा बैंक। अगेन बैंकिंग स्पेस का ही है, काफ़ी आउट ऑफ ट्रेंड रहा है। पिछले 5-6 साल में अपने इन्वेस्टर्स को कोई रिटर्न्स नहीं बना के दे पाया है बिकॉज ऑफ मल्टीपल नेगेटिव रीज़न। तो जो सबसे पहला रीज़न बैंक पे आफत आन पड़ी वो थी कि उदय कोटक का, जो उनके प्रमोटर हैं, जो इसके ओनर थे, ओरिजिनली फाउंडर थे, उनका होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा था। और RBI रेगुलेशंस डिटरमाइन करता था, या RBI रेगुलेशंस कहता था कि किसी भी इंडिविजुअल होल्डर का किसी भी बैंक में एक लिमिट से ज़्यादा शेयर होल्डिंग नहीं होना चाहिए। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा तू मैं चली, कोर्ट में केसेस भी हुए वगैरह, तो उसका एक ओवरहैंग बैंक पे रहा। उसके अलावा दूसरा जो नेगेटिव फैक्टर बैंक पे चल रहा था वो ये था कि बैंक जो डिजिटली ऑनलाइन कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करती थी, उसके KYC तरीक़ों से RBI खुश नहीं था। तो कई सारी वार्निंग्स देने के बाद फाइनली RBI ने एम्बार्गो यानी कि रोक लगा दी कोटक महिंद्रा बैंक को किसी भी नए ऑनलाइन कस्टमर्स को जोड़ने से। तो उसका भी ओवरहैंग स्टॉक पे और कंपनी पे, बैंक पे काफ़ी टाइम तक रहा। तीसरा कारण ये था कि मैनेजमेंट में चेंज था। उदय कोटक पहले बैंक को चलाते थे, लेकिन काफ़ी दशकों से चलाने के बाद RBI से उनको एक्सटेंशन नहीं मिल रहा था। RBI का मानना था कि अब न्यू लीडरशिप आनी चाहिए। तो उसका भी एक ओवरहैंग इस बैंक पे, स्टॉक पे था कि नई लीडरशिप आएगी तो वो कैसा परफॉर्म कर पाएगी, जैसा उदय कोटक कर पाते थे उतनी लेवल का कर पाएगी, अंडर परफॉर्म करेगी। तो ये 3 मेन दिक्कतें थी जिसकी वजह से कोटक महिंद्रा बैंक के, अगर आप मैं 5 साल का परफॉर्मेंस देखूँ तो मोटा मोटी यही साइडवेज परफॉर्मेंस ही रहा है, ज़्यादा कोई रिटर्न्स इसने बना के नहीं दिए। तो स्टॉक का अंडर परफॉर्मेंस के ये रीज़न थे। अब ये तीनों ही कारण बैंक के ऊपर से हट चुके हैं। जो होल्डिंग वाला, शेयर होल्डिंग वाला इशू था उदय कोटक का, वो रिजॉल्व हो चुका है। दूसरा जो RBI का एम्बार्गो था वो भी कुछ महीने पहले हट चुका है, अब बैंक के ऊपर कोई RBI का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तीसरा, नई लीडरशिप को भी आए 1 साल के ऊपर हो चुका है, तो उनको भी अपनी जगह में, अपनी पोजीशन में सेटल होने का अच्छा टाइम मिल चुका है। और अगर मैं इसके हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस देखूं तो अगर प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से कंपेयर करें तो जनरली बैंक 10 साल के हिस्टोरिकल प्राइस टू बुक वैल्यू 4.1 पे ट्रेड करती थी। और एक टाइम तो ऐसा था कि बैंक 6 के भी प्राइस टू बुक पे ट्रेड करती थी, 5 और 6 के बीच में, जब इसका काफ़ी सुनहरा दौर चल रहा था 2018-2019 के आसपास। लेकिन आज की डेट में इसका प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 2.6 पे ट्रेड हो रहा है, मतलब कि जो हिस्टोरिकल एवरेज है उससे 1.5 प्राइस टू बुक वैल्यू के डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है। और उसके पीछे वैलिड कारण थे जो मैंने अभी गिनाए, काफ़ी सारी दिक्कतें चल रही थी, लेकिन वो सारी कारणें ओवरकम हो चुकी है। अब बाज़ार देख रहा है कि कोटक बैंक के परफॉर्मेंस में, उनके रिजल्ट्स में कैसे सुधार देखने मिलती है आफ्टर ये सारे ओवरहैंग हट जाए। अगर हम प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के हिसाब से कंपेयर करें तो जनरली बैंक 35 के प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड करता था, हिस्टोरिकल एवरेज, ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं। और अभी का प्राइस टू अर्निंग्स देखें तो 21 के प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहा है, मतलब अगेन बहुत बड़ा डिस्काउंट पे मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू हिस्टोरिकल एवरेज। तो ये सारे कारण हैं। और फिर अगेन कोटक महिंद्रा बैंक हाई पेडिग्री बैंक रही है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज़ या फिर कोई बहुत मेजर फ्रॉड्स या दूसरे कोई इश्यूज़ इस बैंक में देखने नहीं मिले। और एक जो पॉजिटिव फैक्टर है कोटक महिंद्रा बैंक में कि इसकी बहुत सारी वैल्यूएबल सब्सिडरीज हैं जिनका वैल्यू अनलॉकिंग बचा है, जैसे इनका AMC बिजनेस है, जैसे इनका स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस है, जैसे इनका इंश्योरेंस बिजनेस है। ऐसे काफ़ी सारे सब्सिडरी बिजनेसेस हैं कोटक महिंद्रा बैंक के जो अलग से लिस्टेड नहीं है, जैसे कि HDFC ग्रुप में है या ICICI ग्रुप में है।
तो भविष्य में जब कोटक बैंक भी अपने सब्सिडियरीज़ को अलग से लिस्ट करेगी तो उसका भी वैल्यू अनलॉकिंग होगा और उसका भी फ़ायदा कोटक महिंद्रा बैंक जो पेरेंट बैंक है, पेरेंट स्टॉक है, उसके शेयर होल्डर्स को मिलेगा। तो ये कई सारे पॉजिटिव कारण हैं जिसकी वजह से ये स्टॉक मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है। मुझे लगता है कि निफ्टी इंडेक्स को अगले 2-3 साल में बहुत आराम से आउट परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखता है कोटक महिंद्रा बैंक। और आपको आज की डेट में ये चीप मिल रहा है बिकॉज कि बैंकिंग सेक्टर इतना इन ट्रेंड नहीं है, स्पेशली बड़े जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उन पे इतनी सारी दिक्कतें, ओवरहैंग्स चल रही थी, तो वो सारी अब धीरे धीरे दूर हुई हैं। और जैसे जैसे बैंक का क्वार्टरली रिजल्ट्स, उनके परफॉर्मेंस, प्रॉफिटेबिलिटी, क्रेडिट ग्रोथ, ये सब में इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगी तो स्टॉक में जो जंप देखने मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। तो इसके बारे में आप डेफिनेटली सोच सकते हो, इसके बारे में रिसर्च करके इसमें निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। अब चलते हैं आखिरी स्टॉक की ओर और वो है हीरो मोटोकॉर्प। तो अगेन जो हीरो की बाइक्स आती हैं, स्कूटर्स आती हैं, तो बहुत ही फेमस नेम है। इनफैक्ट भारत की सबसे बड़ी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक सेल्स, टू व्हीलर्स में और बाइक्स में। तो वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, कई सालों से कंपनी इसी बिजनेस में है। तो अगेन इसमें भी काफ़ी सारे ओवरहैंग्स थे। कुछ साल पहले जो हीरो और होंडा दोनों साथ में काम करते थे, साथ में बाइक्स बनती थी, मतलब बाइक्स भी हीरो होंडा करके आती थी, तो होंडा ने अलग होने का डिसीजन लिया। तो जो होंडा थी मेनली वो कंपनी टेक्नोलॉजिकल नो हाउ लाती थी हीरो के पास। हीरो मेन डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, प्रोडक्शन, इन सब पे उनका एक्सपर्टीज़ था। बट जब ये ब्रेकअप हुआ, होंडा ने अलग बनाने का सोचा, तो उसकी वजह से लोगों, इन्वेस्टर्स में काफ़ी ज़्यादा सर्कमस्पेक्शन था कि हीरो अकेले कितना अच्छा कर पाएगी, नए मॉडल्स ला पाएगी, कैसे करेगी वगैरह। और उसकी वजह से स्टॉक ने काफ़ी सालों तक अंडर परफॉर्म किया, देखते हैं आप, जैसे कि साइडवेज रहा काफ़ी सालों तक। तो वो एक मेन कारण था। दूसरा, इनके जो प्रमोटर हैं पवन मुंजाल, उनके खिलाफ भी कोई तो आईटी या ईडी की रेड वगैरह हुई थी, तो वो एक दूसरा ओवरहैंग था स्टॉक के ऊपर। और इन सारी कारणों की वजह से जो कंपनी की सेल्स ग्रोथ थी वो भी काफ़ी म्यूटेड थी। 5% से नीचे का ही सेल्स ग्रोथ रहता था इनका। और जो बजाज है वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट कैप गेन कर रही थी, स्पेशली आइस व्हीकल्स में। टीवीएस काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रही थी। तो इसकी वजह से हीरो मोटोकॉर्प काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रही थी। और वैलिड रीजंस थे, जैसे मैंने बताया कि ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हो रही थी, तो उसकी वजह से स्टॉक भी ज़्यादा चल नहीं रहा था। लेकिन अभी पिछले अगर 6 महीना, 1 साल का आप रिकॉर्ड देखोगे तो हीरो की सेल्स ग्रोथ ने पिकअप हुआ है। जो उसकी आइस इंजन व्हीकल्स हैं उसमें काफ़ी बढ़त देखने मिली है। बजाज के भी डोमेस्टिक सेल्स को आउट परफॉर्म करने लगी है हीरो मोटोकॉर्प। दूसरा जो बड़ा कारण है कि हम सब जानते हैं कि ईवी स्पेस में काफ़ी पिकअप हो रहा है। अभी धीरे धीरे अनुमान है कि ईवी की जो सेल्स ग्रोथ होगी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, वो आइस इंजन्स की ग्रेजुअली रिप्लेस करते जाएगा। तो हीरो ने उस पर भी काफ़ी इन्वेस्ट किया है और अलग अलग कंपनीज़ पे इन्वेस्ट किया। उसने क्या किया कि खुद से रिसर्च एंड डेवलप करने की जगह पे जो स्टार्टअप कंपनीज थी उनमें निवेश करके उन पे अपना स्टेक बढ़ाया और मल्टीपल कंपनीज में किया, क्योंकि पता नहीं था कि कौन सी कंपनी अच्छा भविष्य होगा, कौन सी ठप हो जाएगी। तो उन्होंने ये स्ट्रैटेजी अपनाई कि काफ़ी अलग अलग कंपनीज में अप्लाई किया या उनमें स्टेक ली। तो हीरो मोटोकॉर्प का एथर एनर्जी, जो कि ईवीज़ में और स्पेशली क्वालिटी प्रीमियम ईवीज़ में उसका काफ़ी अच्छा नाम बन रहा है, टू व्हीलर स्कूटर स्पेस में, उसमें इनका 41% स्टेक है। और एथर एनर्जी ने अभी पिछले जब से लिस्टिंग हुई है कुछ महीने से बहुत ही बड़ा तेज़ रनअप देखने मिला है। 22,000 करोड़ का उसका मार्केट कैप हो गया है। मतलब हीरो मोटोकॉर्प का अकेले का एथर एनर्जी में ही स्टेक 10,000 करोड़ का है। इसके अलावा कंपनी खुद भी वीडा के नाम पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचती है, उसका भी अच्छा ग्रोथ देखने मिला है।
टॉप 5 में उनके भी मॉडल्स आ गए हैं इन टर्म्स ऑफ सेल्स। और अगर वैल्यूएशंस देखें तो हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से मैं देखूं तो अगर 10 साल के मैं पी रेशियो के हिसाब से देखूं तो 10 साल का जो पी है तकरीबन कंपनी उसी के आसपास के पी पे ट्रेड कर रही है। 21 के आसपास का मीडियन पी है, उसी के आसपास में ट्रेड कर रही है, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। और ये पिछला कुछ रनअप तो जीएसटी कट के बाद से आया था, तो और कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी पिकअप हो रहा है। अगर हम इसके पीयर्स के वैल्यूएशंस के साथ कंपेयर करें तो देखिए बजाज ऑटो 33 के पी पे ट्रेड हो रहा है, आइशर मोटर्स 39 के पी पे, टीवीएस मोटर्स 71 के पी पे, जबकि हीरो मोटो कॉर्प सबसे सस्ता 21 के पी पे ट्रेड हो रहा है। तो जैसे इसका सेल्स ग्रोथ पिकअप होगा तो क्यों ना इसको बजाज ऑटो जितने पी मिलने लगे उतना वैल्यूएशंस मिलने लगे, राइट। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर कंपनी के लिए प्ले आउट हो रहा है। और कंपनी डिविडेंड यील्ड भी बहुत बढ़िया देती है, कंसिस्टेंटली डिविडेंड पेइंग कंपनी है, 3% का तो डिविडेंड यील्ड दे रही है। तो अगर स्टॉक ने बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दिया, सिर्फ 10% गेन दिया और 3% आपको डिविडेंड यील्ड मिल रहा है, तो 13% तो ऐसे ही मिल जा रहा है आपको, राइट। तो ये स्टॉक भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, टर्न अराउंड स्टोरी लग रहा है। जो सबड्यूड ग्रोथ था उससे कंपनी बाहर आ रही है। तो आप इसके मंथली सेल्स के नंबर कंसिस्टेंटली मॉनिटर कर सकते हो। अगर इसकी जो साल दर साल ग्रोथ बजाज ऑटो से बेहतर रहती है, स्पेशली डोमेस्टिक ग्रोथ, क्योंकि बजाज ऑटो का एक्सपोर्ट बिजनेस भी काफ़ी बड़ा है, तो बजाज ऑटो का डोमेस्टिक सेल्स नंबर और हीरो मोटोकॉर्प का डोमेस्टिक सेल्स नंबर आप मंथ ऑन मंथ कंपेयर करते रहिए। और अगर ये कंपनी कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म करे जा रही है, बजाज ऑटो से बेटर रिटर्न्स देते जा रही है, तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि हीरो मोटोकॉर्प आपको 26-30 के पी पे मिलने लगे और बजाज ऑटो का पी रेशियो कम हो जाए। तो ये भी आपको वैल्यूएशन मल्टीपल भी इसमें प्ले आउट होते दिख सकता है अगर कंपनी कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म करे तो। और मुझे काफ़ी लगता है हाई होप्स की ये टर्न अराउंड स्टोरी निकली है और वैल्यूएशंस वाइज भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। तो इस स्टॉक को भी आप अपने लिस्ट में रख सकते हैं। थोड़ा सा अभी अगर मैं पिछले 1 महीना 6 महीने का देखूँ तो रनअप देखने मिल चुका है। तो ये 42-4300 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो 5400 थोड़ा सा रनअप देखने मिल चुका है। तो जब भी थोड़ा डिप मिले, 2-5% का करेक्शन देखने मिले, तो इसमें ऐड ऑन करिए, क्योंकि ये अभी भी अंडर वैल्यूड है जितने भी टू व्हीलर स्टॉक्स हैं उसके कंपैरिजन में मेरे हिसाब से। तो ये वैल्यूएशन कैचअप भी जल्दी से प्ले आउट हो सकता है। तो चलिए, अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। जय हिंद।